नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करेंगे। साथियों, एचपीएस मेंस हिंदी की ये जो एक फ्री लेक्चर सीरीज है सिविल स्टेप के द्वारा चलाई गई है, जिसमें कि आपको हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। तो इस मूल्यवान समय को व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए कम समय में, आपको कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने का कार्य किया जा रहा है। कम समय में, आधे घंटे में एक एक विषय को कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो साथियों, आज की इस कक्षा में हम संधि पढ़ेंगे। इससे पहले एक संधि भाग एक कक्षा को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे मात्र आधे घंटे में। तो साथियों, फटाफट से आइए कक्षा को आरंभ करते हैं। तो एक बार इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक साझा जरूर कर दीजिए। जैसे आप इस कक्षा के साथ जुड़े हैं, दूसरों को भी इस कक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास अवश्य करें। तो चलें, करते हैं शुरू आज की इस कक्षा को, संधि भाग 2। ये जो हमारी कक्षा है, जिसमें कि आज हम व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको स्वर संधि, संधि किसे कहा जाता है, वो विस्तार से पढ़ाया था। उस कक्षा को जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि, स्वर संधि में मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि क्या होती है, जहां पर स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं और स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको स्वर संधि कहा जाता है। अब व्यंजन संधि में क्या होगा, जहां पर स्वर और व्यंजन आपस में मिलेंगे तो वो व्यंजन संधि होगी। जहां पर व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलेंगे तो वो व्यंजन संधि होगी। स्वर और व्यंजन के मिलने से या व्यंजनों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। आइए देखते हैं व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आता है या व्यंजन आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। तो चले, ये हो गई व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जैसे कि हमने देखे हैं कि व्यंजन ज्यादा है, स्वर जो कम थे हमारे पास, ठीक है, तो व्यंजन ज्यादा है हमारे पास। तो व्यंजन अगर ज्यादा है, 41 व्यंजन है हमारे पास, 11 स्वर है ना, तो टोटल हमारे पास 52 वर्ण बनते हैं। अगर हमारे पास 41 व्यंजन है, तो व्यंजन जब आपस में 41 व्यंजन जब आपस में मिलेंगे तो व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन ज्यादा है तो व्यंजन संधि के थोड़े नियम भी ज्यादा हैं। स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े थे, है ना, और आज व्यंजन संधि के जो हमारे पास थोड़े से नियम ज्यादा हैं, तो उनको आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या है, पहला नियम है वर्ण, मतलब कि पहले वर्ग का, ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन होना। ये पहला नियम है। वर्ग का पहला वर्ण जब तीसरे में परिवर्तन होता है, वर्ग का पहला वर्ण। अब वर्ग किसे कहा जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ठीक है, तवर्ग और पवर्ग, ये वर्ग हो गए। तो इन वर्गों में जो पूरे के पूरे जो हमारे पास आते हैं, वर्ण आते हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाता है कवर्ग, है ना। तो उन्होंने बोला है कि कवर्ग, वर्ग के पहला वर्ण यानी कि क च ट त प का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होता है। मतलब कि वर्ग का पहला वर्ण, देखो यहां पर क्या है, वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में कब परिवर्तन होगा, जब वर्ग का पहला वर्ण किसी स्वर के साथ मिलेगा या फिर किसी तीसरे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ मिलेगा, या फिर चौथे वर्ण के साथ मिलेगा, या फिर अंतःसत व्यंजन य र ल व के साथ मिलेगा। तब जो है वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये पहला नियम है, फिर से सुनेंगे। वर्ग का पहला नियम मतलब कि वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में कब परिवर्तन होगा, अर्थात क वर्ण जो है वो ग में कब परिवर्तन होगा, ठीक है। च वर्ण ज में कब परिवर्तन होगा, कब होगा, जब वर्ग का पहला वर्ण किसी स्वर के साथ, किसी भी स्वर के साथ मिलेगा, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ, चौथे वर्ण के साथ, या फिर अंतःसत व्यंजन अर्थात य र ल व के साथ मिलेगा, तब वर्ग का पहला वर्ण जो है वो तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क जो है ग में बदल जाएगा, च जो है ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा, प ब में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखें, जैसे कि क का ग में परिवर्तन होना, उदाहरण देखें, यहां पर हमारे पास है दिक गज, ठीक है। तो अब देखो ये वर्ग का पहला वर्ण है अर्थात क आ गया, और यहां पर क्या हो गया, ग आ गया अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण। तो पहले वर्ण का मेल किससे हुआ, ग के साथ हुआ, तो पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात ये क्या बन गया, ग बन गया, और ये क्या बन गया, दिग्गज, ठीक है। अब यहां पर ग आधा क्यों आया है, क्योंकि हमने पहले भी किया था, क जो है
आ की सहायता से पूरा होता है। ठीक है, तो यहां पर अ नहीं है, इसलिए क जो है यहां पर आधा है। और जब क जो है अगर व्यंजन के साथ मिलता है तो कभी भी स्वर जो है व्यंजन के मिलने से, ठीक है, मतलब कि इसमें स्वर का अभाव है, और ये जो व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, व्यंजन और व्यंजन जब आपस में मिलेंगे तो ये पूरा नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ण जो है पूरा नहीं होगा। अगर यहाँ पर स्वर होता कोई तो फिर ये क पूरा हो जाता है, क्योंकि व्यंजनों के पूरा होने में हमारे पास स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क आधा है। ठीक है, हल व्यंजन है तो यहाँ पर दिक, तो ये ग जो आधा ही रहा और दिग्गज बन गया। ठीक है, वाक ईश, अब देखो वही चीज आ गई, यहां पर क है और यहां पर ई आ गया, अर्थात स्वर आ गया। अब ये जो स्वर है इसको पूरा कर देगा, तो ये क्या बन गया, क जो यहां पर कोई स्वर आ गया, स्वर के आने से हमने पढ़ा था कोई स्वर आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, अंतःसत व्यंजन आ जाए, तो जो है पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। तो क का क्या बन गया, ग बन गया, और वो मात्रा आ गई बागीश बन गया, अच अंत का अजंत बन गया, षट आनन का षडानन बन गया, अपज का अब्ज बन गया। ठीक है, च का ज में परिवर्तन होना, च का ज में कैसे परिवर्तन हो रहा है, देखो च के बाद अ आ गया, अर्थात च पूरा हो जाएगा, ये अजंत हो गया। च के बाद अ आ गया, आजादी। ठीक है, अच आदि का क्या बन गया, आजादी बन गया। ट का ड, ट के साथ आ गया, तो ये क्या बन गया, ट तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या बन गया, षडानन। षट यंत्र, षड यंत्र, षड दर्शन, षट दर्शन, षट विकार, षड विकार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द आ गया था, इसलिए ड जो आधा ही रहा, यहाँ पर ट है पर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास स्वर आ गया, तो इसने क्या कर दिया, षड, तो इसको ड, षड, यहाँ पर ड जो ये जो ट है आधा है तो इसकी संधि होगी, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये षड विकार हो जाएगा। ठीक है, इसने क्योंकि ड को पूरा कर दिया, षड विकार बन गया, षड अंग का षडंग बन गया। ठीक है जी, उसके बाद त और द में परिवर्तन, त के साथ उ आ गया, तद उपरांत त आश्य का सदाश्य, तत् अंतर का तदंतर, उत आटन का उद्घाटन, जगत अम्बा का जगदम्बा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे ही प का ब में परिवर्तन होना, प के बाद देखो प आ गया और यहाँ पर द आ गया, यहाँ पर व्यंजन आ गया, इसलिए प आधा ही रहेगा, अब्द बन गया, अब्ज, यहाँ पर अब्ज बन गया। ठीक है, उसके बाद पहला नियम हो गया, पहला वर्ण जब तीसरे में परिवर्तन होता है। अब हमारे पास है पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन होना। ठीक है, ये नियम 2 है हमारे पास, नियम 2 है कि पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन होना। कब परिवर्तन होगा, वर्ग का पहला वर्ण पांचवें में कब परिवर्तन होगा, जब वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण न या म के साथ होगा, तब जो वर्ग का पहला वर्ण है अपने ही वर्ग के पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, पंचमा अक्षर से परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, उदाहरण हमारे पास है ककंगा होना, वाकमय, यहाँ पर क है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, म के साथ हुआ मेल, तो ये क्या बन गया, वांगमय बन गया। यहाँ पर ट के साथ न है तो षट मुख बन गया। ठीक है, म के साथ क्या है, ऊ है, तो इसने क्या कर दिया, षणमुख। ठीक है, षणमुख बन गया। ट ने क्या है, षट, षट मुख, तो षट और म इसकी किसके साथ हुई है, क्यों नहीं पूरा किया, मुख, मतलब पहले म आ रहा है उसके बाद उ आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, ये आधा ही रह गया, षणमुख। ठीक है, त का न होना, उत्मत का उन्मत बन गया, और चितमय का चिन्मय बन गया। ठीक है, सतमती, देखो सतमती म के साथ सन्मति हो गया, तत्मय का तन्मय हो गया, उत नयन का उन्नयन हो गया, उत्मेष का उन्मेष हो गया। ठीक है, उत्नायक का उन्नायक हो गया, और उत्नति का उन्नति हो गया। समझ आ गया ना, यहाँ पर वर्ग के इनका मेल किससे हो रहा है, म या न से हो रहा है। जब म और न से मिलता है तो वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर त थ द ध न, तो वहां पर न बन गया। ठीक है, अब न आधा क्यों बना है, क्योंकि इसका मेल व्यंजन के साथ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आधा ये जो वर्ण है आधा है। ठीक है, तो ये आधा वर्ण है, आधा वर्ण जब म के साथ मिलेगा, म जो क्या है पहले से व्यंजन है, तो वो उसको पूरा नहीं करेगा। अगर स्वर के साथ मिलता, जब स्वर के साथ व्यंजन की संधि होगी तब वो पूरा कर देगा व्यंजन को, अन्यथा व्यंजन जो है अधूरा ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास नियम दूसरा हो गया, पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन होना। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ग, उसके बाद 6 संबंधी नियम। हमारे पास 6 संबंधी नियम है, जब किसी भी स्वर का, हर्षव हो चाहे दीर्घ हो, कोई भी स्वर आप जब स्वर का मेल किसी छ से होगा,
ठीक है, मतलब कि यहाँ पर स्वर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर छ है, उसका मेल अगर छ के साथ होगा तो छ के पहले क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा, ठीक है, छ से पहले आधा च जुड़ जाएगा, ठीक है ना, छ से पहले आधा च जुड़ जाएगा। फिर से सुनेंगे, किसी भी स्वर का मेल अगर छ से होगा तो छ के पहले आधा च जुड़ जाएगा, ठीक है। और देखो जैसे कि हमारे पास क्या है, स्व छंद, तो स्व यहां पर क्या है, किसी भी स्वर का मेल अगर छ के साथ होता है तो इसके पहले च जुड़ जाएगा। देखो स्वच्छंद बन गया। अब शायद कई सोच रहे होंगे वो के साथ, ये देखो वो ऐसे पूरा होता है ना, वो हमने वो को कैसे पूरा किया, इसमें स्वर लगा है इसलिए वो पूरा है, तो यहाँ पर अ है तो आ, यहाँ पर हमारे पास स्वर आ गया। अ किसी भी स्वर का मेल जब छ के साथ होगा तो पीछे च जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, स्वच्छंद। परिच्छेद, यहाँ पर ई है, ठीक है, और यहाँ पर छ है तो वो क्या बन गया, परिच्छेद। विच्छेद, विच्छेद। वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। आच्छादन, आच्छादन। अनुच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है। लक्ष्मी छाया, और ये बन गया लक्ष्मी छाया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है त संबंधी नियम। त के बाद, त संबंधी नियम क्या है, त के बाद यदि च या छ आ जाए, त के बाद यदि ज और झ आ जाए, त के बाद यदि ट ठ आ जाए, त के बाद यदि ड ढ आ जाए और ल आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त के बाद अगर इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो ये जो है, मतलब अगर छ आ गया तो वो च में परिवर्तन हो जाएगा, झ होगा तो ज में परिवर्तन हो जाएगा, ठ जो होगा ट में परिवर्तन हो जाएगा, ढ ढ में परिवर्तन हो जाएगा, और ल वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। और अगर च आ गया तो च च ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु अगर छ आ गया तो च में, अगर पहला वर्ण, इनमें से कोई भी पहला वर्ण आ जाएगा तो ये परिवर्तन नहीं होंगे, परंतु अगर दूसरा वर्ण आ गया तो वो अपने पहले में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इन्हीं वर्णों के साथ है ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि सत जन, यहां पर त आ गया, ठीक है, और यहां पर ज आ गया, ठीक है, तो यहां पर त आ गया और यहां पर ज आ गया। नियम क्या देखा था हमने, हमने नियम देखा था, यदि देखो यहां पर क्या आ गया, ज आ गया, त के बाद यहां पर त है और यहां पर ज है, ठीक है, तो त के बाद अगर ज आता है तो ज का ज ही रहेगा, ठीक है, तो यहां पर ज का ज ही रहा, ये क्या बन गया, सज्जन, और त आधा है इसलिए ज आधा है। बहुत टीका, तो यहाँ पर ट आ गया तो ये क्या बन गया, बहुत टीका। उतडयन का उड्डयन, उत झटिका उद झटिका। अब देखो यहाँ पर त है और यहाँ पर झ है, हमने क्या देखा था, अगर झ आ जाएगा तो अपने पहले में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, उज झटिका, ठीक है। ये त जो है झ में परिवर्तन हो गया, ठीक है। देखो यहां पर जो त है वो, जो हमारे पास त है वो ड में परिवर्तन हो गया, त जो है वो किस में परिवर्तन हो गया, देखो अगर त आ जाए, त के बाद यदि ट आ गया तो त जो है किस में परिवर्तन हो गया, यहाँ पर ट में परिवर्तन हो गया, ठीक है। अगर झ आ गया तो जो त है ज में परिवर्तन हो गया, उत्लास तो उल्लास बन गया, ठीक है। तत्लीन का तल्लीन, उत्लेख का उल्लेख, उच्चारण का उच्चारण, और सतचरित्र का सच्चरित्र, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, त संबंधी नियम। उसके बाद त के बाद यदि श आता है, त के बाद यदि श आएगा तो क्या हो जाएगा, त का च हो जाएगा, त जो है च में परिवर्तन हो जाएगा, श जो है छ में परिवर्तन हो जाता है। उत, देखो त के बाद श आ गया, त के बाद श आ गया तो त जो है च में परिवर्तन हो गया, तो जो है च में परिवर्तन हो जाएगा और श जो है छ में परिवर्तन हो जाएगा, ये बन गया उच्च श्वास, सत शास्त्र सच शास्त्र, ठीक है। उसके बाद देखो अगर त के बाद ह आए, अगर त के बाद यदि ह आता है तो त के स्थान पर द, ठीक है, त के स्थान पर द आ जाएगा और ह के स्थान पर ध हो जाता है, ठीक है। त के स्थान पर द, अगर त के बाद यदि ह हो, त के बाद यदि ह हो, त के बाद यदि ह होगा तो ये क्या करेगा, जो त है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, द में, और जो ह है वो ध में परिवर्तन हो जाएगा, ये तद्धित बन गया। उत्हार का उद्धार, उत्हस्त का उद्धत, ठीक है। म संबंधी नियम, म संबंधी नियम क्या है, म का मेल क से लेकर ह तक कहीं पर भी होगा, म का मेल क से लेकर ह तक कहीं पर भी होता है तो जो क है वो जो म है वो क्या करेगा, सिर्फ
अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार में अर्थात हम साधारण भाषा में करेंगे, जो म है वो बिंदी में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो यहां पर सम कलन, ठीक है, सम म का मेल क से लेकर ह तक, क और ह नहीं है, क से लेकर ह तक किसी के साथ भी होगा, क से लेकर ह तक किसी के भी साथ होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया, सम, ये ऊपर चला गया, म जो ऊपर चला गया, संकलन बन गया, समगति, संगति, संविधान, संविधान, समहार और ये संहार, ठीक है। इस तरह से म संबंधी म का मेल क से लेकर ह तक कहीं पर भी होगा, जो म है वो अनुस्वार बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अगर म के साथ ही मिलता है, म के साथ मिलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। सम्मान ऐसे का वैसा रहेगा, समगति, सम्मत, यहां पर क्या आ गया, सम्मति, ठीक है। समगत, तो अगर यहां पर समगति होता तो फिर नहीं बदलता, ये सम म का म से मिल हुआ तो सम्मति बन गया, ठीक है। स संबंधी नियम, स से पहले यदि अ आता है और आ से कोई भिन्न स्वर आता है तो स का शो हो जाएगा, मतलब कि स से पहले आ, ठीक है, आ तथा आ से भिन्न स्वर, मतलब ये वाले स्वर नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये वाले स्वर, इन दोनों स्वरों को छोड़कर और कोई भी स्वर आता है तो जो स है वो किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। देखो यहां पर ई आ गया तो ये क्या बन गया, विषम, वी साध का वी शाद बन गया, स का श में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो साथियों ये थी हमारी यहां पर हमारी खत्म होती है व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि के बाद हमारे पास आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहा जाता है, ठीक है। विसर्ग संधि में देखेंगे, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में कोई विकार उत्पन्न होता है, पहले देखो विसर्ग, इसको विसर्ग कहा जाता है। अब विसर्ग संधि, ये जो विसर्ग है ये क्या है, जो विभिन्न वर्णों में परिवर्तन होता है तो उसको विसर्ग संधि कहा जाता है, ठीक है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार, ये विसर्ग जो है बदलेगा तो उसको कहा जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। देखो जैसे कि यह है निहार, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, निहार, यहां पर विसर्ग आ गया और इसके क्या बन गया, यहां पर विसर्ग जो है किसमें, नीरा आहार, ठीक है। तो ये क्या बन गया, र में परिवर्तन हो गया, निराहार बन गया। यहां पर दुआशा, दुराशा बन गया, तपभूमि, तपोभूमि बन गया, मन योग, मनोयोग बन गया। कैसे बन गया वो देखते हैं। विसर्ग का पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का औ हो जाना। कैसे होगा, यदि विसर्ग के पहले अ आता है, यानी कि विसर्ग के पहले अ आता है और बाद में अ, ठीक है, अथवा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतसत व्यंजन, ठीक है, ये वाले व्यंजन आएंगे तो जो विसर्ग है वो औ में, मतलब कि ये जो विसर्ग है वो औ में बदल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ये हमारे पास विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले अ होना चाहिए और अब बाद में ये कोई भी अ हो जाए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर अंतसत व्यंजन हो जाए, कुछ भी होगा तो जो विसर्ग है ओ में बदल जाएगा। अब देखो मन अनुकूल, यहां पर अ आ गया, ठीक है, और यहां पर अ आ गया तो क्या बन गया, मनोनुकूल। तपबल, तपोबल। पयधन, पयोधन। अधोगति, अधोगति। मनरथ, मनोरथ। सारा का सारा ओ में परिवर्तन हो गया। नियम याद रखिएगा, ठीक है, नियम को याद रखना है बस। उसके बाद आ गया, बस एक अपवाद है, सिर्फ पुनः और अंत है। जो अंत है ये पुनः और अंत है, जो स्वर होंगे इनमें विसर्ग जो है र हो जाता है, सिर्फ पुनः और अंता को छोड़कर। जैसे कि यहाँ पुनः मुद्रण हो गया तो पुनः मुद्रण हो जाएगा, अंतर्धान का अंतर्ध्यान हो जाएगा, पुनः जन्म का पुनर्जन्म हो जाएगा, अंत अग्नि का अंतर अग्नि हो जाएगा, बस यहां पर, ठीक है। बाकी वही नियम काम करेगा, ओ बनेगा। उसके बाद आता है दूसरा नियम, विसर्ग का र में बदलना। विसर्ग र में कब बदलता है, यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर, यहां पर अ और आ नहीं आने चाहिए और कोई भी स्वर आ जाता है, कोई भी आ और आ को छोड़कर, मतलब कि ये स्वर नहीं आने चाहिए, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है और बाद में क्या है हमारे पास, आ, ठीक है, उ और उ, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतसत व्यंजन, ठीक है, कोई भी आ जाता तो विसर्ग का र हो जाएगा, तो विसर्ग का र हो जाएगा। देखो नी आशा का निराशा, निधन का निर्धन, निबल का निर्बल, निजन का निर्जन,
ठीक है, ये हमारे पास विसर्ग का र में बदलना हो गया। देखो, आशीर्वाद का आशीर्वाद, दुर्बल का दुर्बल, दुर्जन का दुर्जन, और बहिर्मुख का बहिर्मुख, विसर्ग का र में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, विसर्ग का शो हो जाना, विसर्ग का शो हो जाना, विसर्ग शो में कब बदलेगा? विसर्ग का शो कब होता है? यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर आ जाए, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ, श, हाँ ये वाले, ठीक है, तो होंगे, तो जो क्या है, विसर्ग, जो विसर्ग का श बदल जाएगा। ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है, ये किस में बदल जाएगा? ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग है, ये किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। ठीक है, विसर्ग जो है श में बदल जाएगा। अब देखो यहां पर नी, कोई भी स्वर आ गया और च आ गया, निश्चिंत हो गया। निश्चल का निश्चल हो गया, दुशासन का दुशासन हो गया, दुचरित्र का दुष्चरित्र हो गया। ठीक है, ये विसर्ग का श में बदल जाना। उसके बाद विसर्ग का श में बदल जाना। विसर्ग से पहले यदि ई, उ, ठीक है, और बाद में क, ख, ट, यहीं पर ठ, प और फ, ठीक है, कोई भी वर्ण इनमें से होगा तो ये जो विसर्ग है वो श में बदल जाएगा। ये विसर्ग जो है श में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे निकपट का निष्कपट, निकंटक का निष्कंटक, धनुटंकार का धनुष्टंकार, निठुर का निष्ठुर, निप्राण का निष्प्राण, निफल का निष्फल। अपवाद कहां पे है? सिर्फ दुख, ये जो ये है दुख, इसमें जो विसर्ग है वो नहीं परिवर्तन होता है। ठीक है, उसमें क्या है, दुख का दुख ही रहेगा, उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? अगर नियम देखा जाए तो इसके पहले उ आ गया है ना, और बाद में ख आ गया, तो यहां पर क्या होना चाहिए? श बदल जाना चाहिए, परंतु बस दुख शब्द को छोड़कर इसमें नहीं होता, बाकी चलेगा। सुख होगा तो भी नहीं बदलेगा। ठीक है, उसके बाद विसर्ग का स हो जाना। विसर्ग जो है स में कब बदलेगा? विसर्ग का स हो जाना। विसर्ग स में कब बदलेगा? यदि विसर्ग के बाद त स हो, ठीक है, त या स हो तो विसर्ग स में बदल जाएगा। तो विसर्ग जो है स में बदल जाएगा। देखो, नमः ते, तो विसर्ग के बाद क्या हो गया? त या स होना चाहिए, तो नमस्ते बन गया, विसर्ग स में बदल गया। नी तेज का निस्तेज, मनताप का मनस्ताप, निसंताप का निसंताप, दूतर का दुस्तर, दुस्साहस का दुस्साहस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया स में बदलना। उसके बाद विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग लोप कब होगा? विसर्ग खत्म कब होगा? यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, ये नियम हमने पढ़ा था, च संबंधी नियम है ना, व्यंजन संधि में, यदि विसर्ग के बाद छ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद यदि छ होगा तो क्या हो जाएगा? ये जो विसर्ग में च का आगमन हो जाएगा तो विसर्ग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद, छत्र छाया छत्र छाया, ठीक है, तो विसर्ग बदल गया। यदि विसर्ग के बाद र होता है, यदि विसर्ग के बाद र होता है तो विसर्ग, विसर्ग जो क्या करता है, वो विसर्ग के पहले जो शब्द होगा उसको दीर्घ कर देगा, मतलब बड़ी मात्रा आ जाएगी जहां पे छोटी होगी। नीरो का नीरोग, नीरस का नीरस। ठीक है, ये विसर्ग का लोप होना। उसके बाद विसर्ग और कहां लोप होता है? यदि विसर्ग से पहले आ, ठीक है, विसर्ग से पहले हमारे पास अ और आ हो, यहां पर हमारे पास आ गया विसर्ग। विसर्ग से पहले आ हो, और विसर्ग के बाद कोई भी ये वाले स्वर नहीं होने चाहिए, इनसे भिन्न स्वर कोई भी होगा, कोई भी भिन्न स्वर होगा तो वो क्या कर देगा? विसर्ग को लोप कर देगा। अतयव का देखो, अतयव बन गया। ठीक है, विसर्ग परिवर्तन कब नहीं होता? कब जो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है? यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में क, ख, प, फ होगा,
तो विसर्ग जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो, रज कण, रजह कण, प्रातः काल, प्रातः काल, अंतःकरण, अंतःकरण, अतःपुर, अंतःपुर, अधपतन, अधपतन, पुनः फलित और पुनः फलित। ठीक है, तो सिर्फ नमस जो नमःकार नमस्कार बनता है, पूरा पुरस्कार पुरस्कार, बस इनको छोड़कर अपवाद, बाकी सारी जगह यही नियम कार्य करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी विसर्ग संधि, और आशा करता हूं आपको विसर्ग संधि समझ में आ गई होगी, व्यंजन संधि भी समझ में आ गई होगी, और इससे पहले हमने जो स्वर संधि पढ़ी है वो भी समझ में आ गई होगी। तो पहले स्वर संधि की कक्षा देखिएगा, उसके बाद फिर से ये वाली कक्षा देखिएगा जहां पर आपको व्यंजन और विसर्ग संधि का पता चलेगा। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण ये जो विषय है, तो इसको पढ़ना ना भूलेगा, अच्छे से इस विषय को पढ़िएगा। तो साथियों, आप को जैसे कई विद्यार्थियों को समस्या होती है, कई विद्यार्थी मुझसे पूछते रहते हैं, सर एचएस की तैयारी के लिए निबंध कहाँ से पढ़ें, ठीक है, अनुवाद कहाँ से सीखें, हमें पद्यांश कौन कौन से, अभ्यास के लिए पद्यांश चाहिए, गद्यांश चाहिए, और जो हम ये वाले विषय पढ़ रहे हैं ये विस्तार से विषय अगर आपको चाहिए तो ये हमारी बुक है, हमने सिविल स्टाफ ने ये बुक बनाई है जिसमें कि आपको ये जो सारे के सारे हिंदी व्याकरण से संबंधित सारे के सारे विषय वो इसमें आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपको इसमें निबंध मिलेंगे, 50 से ऊपर निबंध हैं इसमें। ठीक है, निबंध का डाटा जो आप निबंध कैसे लिखेंगे इस यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पद्यांश व्याख्या किस प्रकार से अभ्यास के लिए आपको मिलेगी, गद्यांश व्याख्या अभ्यास के लिए मिलेगा। तो ये सारे के सारे विषय आप इनसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये किताब चाहिए, अगर आप में से कोई इस किताब को मंगवाना चाहता है तो इस फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस फोन नंबर पर संपर्क करें तो आपके पास ये जो किताब आ जाएगी, घर पर ही आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हमारी कक्षा खत्म होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए। आशा करता हूं कि संधि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आपको आधे आधे घंटे मतलब 1 घंटे में आपको सारी की सारी संधि समझाई गई 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो 1 घंटे में सारी की सारी संधि आपने समझ ली है। तो इसको बार बार जब आपको रिवाइज करना हो तो फटाफट से इस संधि को देख सकते हैं और आप अपनी रिविजन कर सकते हैं। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक इस कक्षा को साझा जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें।